हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2 क्लास 7th की एसएसटी की बुक से मैंने लिया है। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ये तो टीचर्स के लिए पेजेस हैं, यहाँ से तो कुछ नहीं करना। अध्याय 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि लोग जो होते हैं उनके हेल्दी रहने में गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट की क्या भूमिका है। लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में लोगों की यह अपेक्षा रहती है, मतलब लोग ये चाहते हैं कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, है ना। हम सब यही चाहते हैं कि भाई सरकार जो है हमारी भलाई के लिए काम करे। ये शिक्षा यानी कि एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, रोजगार यानी कि जॉब प्रदान करने का कार्य, गृह निर्माण, है ना, घरों का निर्माण करना मतलब घरों को बनाना, सड़कों का डेवलपमेंट करना, विकास करना, और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है ना कि सरकार हमारे लिए काम करेगी। भाई ये सारे काम सरकार के हैं। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य की अर्थ यानी कि हेल्थ का क्या मतलब होता है और उससे संबंधित समस्याओं की जांच करेंगे कि क्या क्या समस्याएं जो हैं वो आ सकती हैं। इन सब की हम जो है जांच करेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए कि उपशीर्षक मतलब सब टॉपिक्स होते हैं उनको देखिए, और आपके विचार में ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये भी आपको देखना है। अब ये देखिए यहाँ पर मटका लेकर ही पानी वानी लेने जा रही है ना। ये बेसिक नीड्स पे काम हो रहा है। स्वास्थ्य क्या है बेसिकली, देखो व्हाट इज़ हेल्थ, राइट। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार के सोच सकते हैं। भाई अनेक प्रकार से हम स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, कि भाई हम स्वस्थ हैं। हम स्वस्थ हैं मतलब हमें ना तो बीमारी लगी ना तो हमें कोई चोट लगी, हम उनसे मुक्त हैं, बेसिकली फ्री हैं, फ्री फ्रॉम ऑल डिसीजेस, तो हम स्वस्थ हैं, राइट। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ये देखते हैं, कोलाज मतलब ये जो पिक्स दे रखी हैं, तो कह रहे हैं कुछ ही को आपने देखा होगा स्वास्थ्य से जोड़कर, ठीक है। प्राय हम ध्यान नहीं देते, मतलब हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से ही है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी तो विचार करना आवश्यक है ना जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। यानी कि भाई देखो, हर एक आदमी को अगर साफ पानी मिल रहा है, हर एक आदमी को अगर बिल्कुल क्लीन एयर मिल रही है, प्रदूषण से मुक्त वातावरण मिल रहा है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, मतलब स्वस्थ रहेगा, है ना। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले, है ना, अगर खाना ही ना मिले उन्हें पेट भर के, अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़ जाए, मतलब बिल्कुल सफोकेशन वाली जगह पे, तो वो बीमार पड़ेंगे, है ना। हम सब ये चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से करें, एनर्जी के साथ करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें, मतलब हाई एनर्जी हमारी बिल्कुल रहनी चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए, सुस्त और अकर्मण्य रहना, बिल्कुल इनएक्टिव रहना, चिंताग्रस्त होना, उन्हें टेंशन में रहना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है, राइट। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, मैंने तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं कि हम सब जो हैं वो खुश रहें, तनाव मुक्त रहें। क्या आप इन सभी चित्रों में से इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार समूह में चर्चा करना है आपको। ऊपर दिए गए कोलाज में 2 स्थितियाँ छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं हैं, वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं, ये हमें नीचे वाक्य लिखना है, ठीक है। ये देखो, अब ये जो है पानी वानी भर के लेकर आ रही हैं, ये डॉक्टर का है। ये देखो, ये अगर गंदगी में कोई रहेगा तो क्या ही स्वस्थ रहेगा ना, ठीक है। और बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। और चलो आगे देखते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, आइए भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं को परीक्षण कर लें। यहाँ दी गई तालिका में प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों को तुलना कीजिए। देखो, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, मतलब अगर बात देखी जाए तो वर्ल्ड वाइड हमारे यहाँ जो हैं वो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं हमारे देश में। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, मतलब शहरों में ज़्यादातर हमारे यहाँ डॉक्टर होते हैं। ग्रामीण वासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गाँव वालों को बेचारों को बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर की अगर उन्हें ज़रूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम होती है। ये स्थिति तो अभी भी खैर बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है, कोशिश हो रही है पर सुधरी नहीं है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, सन 1991 में 11,174 अस्पताल है।
और 17 में संख्या बढ़ा दी गई, 23,583 हो गई। ये डाटा नहीं आएगा कभी लिखने के लिए, तो बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष यानी कि हर साल जो है टीबी से मर जाते हैं। तपेदिक मतलब टीबी से मर जाते हैं, तपेदिक मतलब टीबी। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब अभी टीबी तो लोगों में हो रही है। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। ये संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं, मतलब चिकित्सा पर्यटक आते हैं, मतलब बीमार लोग आते हैं हमारे देश में इलाज कराने के लिए। सोचो तो हमारी चिकित्सा कितनी अच्छी होगी, जो बाहर से भी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। वर्ल्ड के बेस्ट अस्पताल हैं हमारे यहाँ। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, संचारणीय बीमारियाँ यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये नहीं, जो फैलने वाली बीमारियाँ पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती जाती हैं। इन बीमारियों में से 2196 जल जनित होती है, यानी पानी की वजह से हो जाती है, जैसे हैजा है, पेट में कीड़े हैं, हेपेटाइटिस है। भारत विश्व का दवाइयों निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है, यानी कि हमारे यहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, 2 हमसे ज़्यादा बनाते हैं, तीसरा नंबर पे हम आते हैं। और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, यानी कि बाहर हम दूसरे देशों में दवाइयाँ जाती हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता, मतलब आधे बच्चों को तो हमारे यहाँ खाना ही नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत गलत है। तो सरकार को एटलीस्ट खाने की व्यवस्था सबकी करनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए, भारत में प्राय ये कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। भाई यही बोल देते हैं कि हम पर तो पैसे ही नहीं है, गवर्नमेंट कहती है, तो हम सबको कैसे दे दें। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं, चर्चा कीजिए। बीमारी तो हम ये तो सही नहीं मानते, क्योंकि बस यही है कि एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो रहा है। इतने डॉक्टर बन रहे हैं, बाहर से लोग हमारे यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, इतने नए अस्पताल बन रहे हैं, फिर भी लोगों तक इलाज नहीं पहुँच पा रहा। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हम उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, अस्पताल है, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, लैब्स होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, ब्लड बैंक आदि, ये सब चीज़ें चाहिए जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, जैसे कि हमें नर्सों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श यानी कि हमें राय दे सकें, रोग की पहचान कर सकें, इलाज भी कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर और दवाखाने और अस्पताल हैं, सबको पता है, डिस्पेंसरीज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है कि जो लोग चला सकें। उसका हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास नॉलेज भी है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हज़ारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, बहुत ज़्यादा, जिसके चलते देश में इलाज की नई नई तकनीकियाँ और विधियाँ जो हैं उपलब्ध हो गई हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ ये दिखाता है कि भाई हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थितियाँ कितनी खराब हैं। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी, यानी कि बहुत पॉजिटिव विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। पूरी तरह से सेवाएं हम नहीं दे पाए। यह विरोधाभासक स्थिति है, बिल्कुल अपोजिट स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है, फिर भी हम सबको आवश्यक सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में कुछ इनके कारणों को जानेंगे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है। आपको हकीम शेख की कहानी सुनाई गई है, ये पढ़ लेते हैं। हकीम शेख पश्चिम बंगाल में क्या था कि खेत मजदूर समिति के थे, PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतियार मजदूरों का एक संगठन है बेसिकली, है ना। 1992 में एक शाम वो चलती ट्रेन से गिर गए, उनके सर में गंभीर चोटें आई, उनकी हालत बहुत नाजुक थी और तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से वहाँ मना कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे, मतलब डॉक्टर्स नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी के भी पास उन्हें भर्ती नहीं कराया गया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उन्होंने उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज़ होकर, शुभ होकर, जो हकीम थे शेख, उन्होंने PBKMS के कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है, एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार संपन्न है बिल्कुल,
और जबकि अमन के जो माता पिता हैं उनका जैसे तैसे गुजारा चलता है, बेसिकली गरीब होंगे। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? अब वो क्या बोलता है, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार को स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे, वो बहुत अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं वहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी ने 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने के पहले ही पता है कि वह बहुत अच्छे संगीत बज रहा था, वहाँ पे बहुत अच्छा संगीत बज रहा था, सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा और जगमग था। ये सब प्राइवेट अस्पताल के बारे में बता रहे हैं बेसिकली। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला की जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? इस तरह से ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रहा है। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हमें वापस डॉक्टर के पास हम गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दिया, आराम करने को कहा। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 बार लेनी है और सफ़ेद वाली सोने से पहले, और यह अमीरों का दर्द के लिए है, ये शरीर के दर्द के लिए है। यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। ये सब प्राइवेट अस्पताल की बता रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ही ठीक लगने लगा है। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, अब तुम अपनी कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? हाँ, मैं तुम्हारे वाले अस्पताल में। जितना अच्छा नहीं था पहले तो मुझे, अच्छा क्या, पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगने वाला था। ठीक है, फिर क्या हुआ और सच में कितना समय, कितना ज़्यादा समय लगा? हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी सी लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका खड़ा रहा। हमें क्या हुआ कि इसके बाद जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच के लिए खून का जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक लंबी सी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भड़क्का था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हमें वापस अस्पताल हम गए। उस दिन वहाँ पर कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे उनका ओपीडी कार्ड दिखाया और खून की रिपोर्ट जल्दी कराओ। उन्होंने कहा इसे वायरल हुआ है लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने के लिए गोली दे दी है, बस कुछ नहीं। मैडम, मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था, उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और इलाज के लिए ज़्यादा खर्च हो गया। ये बच्चे आपस में बातें करें। जब आप बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभव के आधार पर एक जो है आपको अनुच्छेद लिखना है। सरकारी अस्पताल में अमन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपने विचार से अस्पताल कैसे बेहतर हम कर सकते हैं वो चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। निजी अस्पतालों में, चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो भी चर्चा कीजिए। सार्वजनिक और निजी सेवाएं। सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए होती हैं, गवर्नमेंट वाली। निजी मतलब प्राइवेट। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो प्राइवेट वाली जो स्वास्थ्य सेवाएं, एक सार्वजनिक वाली जो होती हैं। ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब पब्लिक। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक ऐसी श्रृंखला है, यानी कि सीरीज से नए अस्पताल होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष तक की देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज ये प्रदान करते हैं। गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है और इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखभाल में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा केंद्र केवल कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़े होते हैं जो इन स्वास्थ्य केंद्रों को देखरेख करते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया। ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ था। हम स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। वही सरकार ने पब्लिक से कहा है ना, हम आपको अस्पताल इलाज देंगे, तो इसमें बहुत सारे अस्पताल खोले भाई। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन
उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसीलिए सुविधाएं सबके लिए हैं। खैर, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होगी, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों, व घर की छतों आदि पर पानी इकट्ठा न होने दें। हकीम शेख ने के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। मतलब अगर मर जाते वो तो ठीक है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान करता तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वे मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा सम्मिलित हो। मतलब अचानक से कोई पहुंच जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो, सरकारी अस्पताल में एकदम से आदमी को इलाज मिलना चाहिए। आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए सरकार को। कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना किया था। इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर जितना भी व्यय हुआ है पूरा खर्च वो सरकार ही भुगते। ठीक है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, हमारे देश में कई तरह के निजी यानी कि प्राइवेट अस्पताल हैं। ठीक है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी यानी कि प्राइवेट रूप से चलाई जा रही अस्पताल व नर्सिंग होम भी हमारे देश में बहुत हैं। काफ़ी संख्या में लैब्स यानी कि प्रयोगशालाएं भी हैं जो परीक्षण करती हैं। वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे कि एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे संक्रमण से ही मर जाते हैं। ठीक है, जिन्हें रोक पाना संभव है। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध है? एक सेवा है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास हैं। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों को वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि निजी मीन्स प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं का पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन देना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हुई हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता सबके लिए सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं है, सबके लिए नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो लोगों को ऋण यानी कि उधार लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है ना। होता नहीं, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, तुम्हारे पता नहीं कितने सारे टेस्ट करा देंगे जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दवाइयाँ लिख देते हैं, इंजेक्शन लिख देते हैं, सलाइन आदि सब सलाह देते हैं, जबकि इसके लिए साधारण इलाज भी पर्याप्त था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम से ही उपचार पर्ची में लिखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप से सही हो। तथ्य यह कि जनसंख्या में 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। सारे लोगों के पास तो हमारे इतना पैसा ही नहीं होता। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं
उनमें से 40% लोग खर्च का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या फिर अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इनमें भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना ही भोजन नहीं खा पाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन का आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण, ये तक तो उपलब्ध नहीं हो पाता और इसके लिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। इसकी वजह से बीमार होने पर खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के लिए बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। हमारे देश में कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि भी हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। सरकार का उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर कि गरीबों को और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, है ना। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी है। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य किया जाना चाहिए। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण को देखिए। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया था। इसने पंचायतों ने अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गाँव में पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो गया। पर पैसा दिया सरकार ने तो ये सारी चीज़ें ही होगी। इसके फलस्वरूप जल वितरण यानी कि पानी बांटना, व्यवस्था की जांच करना, स्कूल, आंगनबाड़ी का काम, ये सब भी सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किए गए। इन सभी कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएँ और सेवाएं भी देती है, जैसे कि सुरक्षित पानी देती है, सफाई, पोषण, आवास यानी रहने की जगह। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। तो बस यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।